वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेज हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक, कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयोग का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। 56 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन देखिए क्या है, तो लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में 1858 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। अगला कथन देखिए क्या है, प्राक्कलन समिति की जो उत्पत्ति है इसका पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है। थर्ड, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो लोक लेखा समिति का गठन कब होता है, पहली बार 1921 में। मैं सारे स्टेटमेंट के आंसर बताती हूँ, ठीक है, आपने अपना आंसर देख लिया होगा। ये हुआ कैसे, तो ये जो 1919 का अधिनियम आया था, भारत सरकार अधिनियम, उसके तहत किया गया था, ना कि 1858, ठीक है। तो ये पहला कथन गलत हो गया। प्राक्कलन समिति की उत्पत्ति का पता 1921 में गठित स्थायी वित्तीय समिति से लगाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। और सार्वजनिक उद्यम समिति, ये जो 1964 में कृष्ण मेनन समिति है, इनकी सिफारिश पर की गई थी। तो दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। पहला, 1793 के चार्टर अधिनियम ने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया था। सेकंड, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। और 1833 के चार्टर एक्ट ने ही पहली बार भारतीय जो केंद्रीय विधान परिषद है इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। तो 1793 का चार्टर अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए एकाधिकार बढ़ेगा, करेक्ट है। 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके तहत क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। और ये जो दिया गया है भारतीय केंद्रीय विधानसभा जो है इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआती 1853 के चार्टर एक्ट से हुई थी, ना कि 1833, ठीक है। तो ये हो गया गलत, पहला और दूसरा है सही, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 58 क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आयरिश संविधान से लिया गया है। और थर्ड है 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा के लिए निर्णय हेतु डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो अब गलत उत्तर का चयन करना है, ये भी ध्यान देना है कि क्या पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जो पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों से अलग किया गया वो 1919 का भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल को अपना बजट बनाने के लिए इसमें अधिकार दे दिया गया था। और ये जो भारतीय संविधान में अब देखते हैं, ये जो प्रस्तावना है ये कहाँ से लिया गया, अमेरिकी संविधान से लिया गया और ये आयरिश दे दिया गया, ये गलत हो गया, यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन बी। और 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव द्वारा जो संविधान सभा
की संरचना और स्वरूप की चर्चा के लिए निर्णय लेने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डेट याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? इसमें ऑप्शन भी वही गलत दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है? मौलिक अधिकारों को केवल आर्टिकल 358 और 359 के प्रावधानों के तहत आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। सेकंड क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का आया, इसके अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश सरकार के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। थर्ड है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए इसमें जो शुरुआत के तीनों स्टेटमेंट हैं वो सारे सही हैं। चौथा गलत हो जाएगा कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ना कि रूस से। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? तो 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? समाज के कमजोर और दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान करना। सत्यशोधक समाज 1873, ठीक है। 1905 में बनारस में संपन्न हुआ था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको प्रिसाइड किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना नए संगठन हेतु 1857 में पील आयोग का गठन किया गया था, तो ये कथन सही हो जाएगा। मैडम ब्लैटवस्की और कर्नल अलकॉट इन्होंने मिलकर के न्यूयॉर्क में, यूएसए के न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी 1875 में, ये भी करेक्ट है। गदर पार्टी का जो पहला संस्करण है वो 1 नवंबर 1916 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था, ये गलत हो जाएगा। गदर पार्टी का पहला संस्करण 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में प्रकाशित हुआ था, और यही हमारा सही उत्तर होगा, यही गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर का चयन करना है। 2 स्टेटमेंट है सामने, वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर नोट किया कीजिए और देखा कीजिए आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट है महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव ने मिलकर 1887 में बंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। और सेकंड है मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए 1913 में हिंदू महासभा की स्थापना की थी। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो एमजी रानाडे ने रघुनाथ राव के साथ मिल करके इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। कब? 1887 में मुंबई में, ठीक है। माफ कीजिएगा, बम्बई हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए हिंदू महासभा की स्थापना की थी। आप कहेंगे मैम सही तो है, लेकिन यहाँ पे ईयर गलत दिया गया, 1913 नहीं होगा, ये 1915 में की थी, यहीं पर गलती हो गई। और हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लखनऊ समझौते पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच दिसंबर 1916 को हस्ताक्षर किए गए थे। सेकंड है महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में जो आयोजित हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 40वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता की थी। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में मुख्य रूप से उग्रवादियों और नमपंथियों द्वारा 2 समूहों में हो गया था। सही उत्तर क्या होगा? तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या 64th है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है विलियम एडम, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिल करके 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की थी। इनका संबंध बैप्टिस्ट मिशनरी से था। अगला स्टेटमेंट क्या है? महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन है इसको कब शुरू किया गया? तो 1 अगस्त 1921 को। थर्ड है पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें सत्र में पारित किया गया था और 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये आयोजित किया गया था। ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। गलत विकल्प पूछा गया तो 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन मिशन की स्थापना होती है और इसका संबंध बैप्टिस्ट मिशनरी से था। और विलियम एडम और राजा राम मोहन राय इन्होंने साथ में मिलकर किया था, करेक्ट है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू होता कब? 1 अगस्त 1920 को। 1921 कहाँ से आ गया?
यही गलत है और ऑप्शन बी सही होगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? जो 44वां सत्र था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। 65वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सेकेंड है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। थर्ड है 14 जून 1893 को महर्षि धोदो केशव कर्वे ने पुणे के सदाशिव पेट में एक अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। कौन से कथन सही है? तो विश्व धर्म महासभा 1893 में शिकागो में हुआ, इसका प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में होती है अहमदाबाद में कोचरब में, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। और महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में सदाशिव पेट में एक अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको लगेगा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन तीसरा गलत है। ये कब की थी? 14 जून 1896 को, ना कि 93 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। पहला जो है स्टेटमेंट, गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेकंड है ब्रेंट इंडेक्स का जो संबंध है वो कच्चे तेल की कीमतों से है। थर्ड है ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया है। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया है, ये गलत हो जाएगा। 2023 को घोषित किया, 2024 को क्या घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स ईयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तीसरा गलत है, चौथा गलत है, पहला दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन बी सही होगा। 67वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। पहला, लक्षद्वीप के मिनी काय, थुंडी और कदमत समुद्र तटों को अक्टूबर 2022 में ब्लू बीच की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। 31 जनवरी 2024 को अधिसूचित 5 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल 80 रामसर स्थल हो गए हैं। सी, बिहार की राजधानी पटना में गंगा बाढ़ आयोग की स्थापना 1978 में हुई थी। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए और बी और ए और सी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। वैसे तो डेट सही दी गई है क्योंकि 31 जनवरी 2024 तक अधिसूचित किए गए थे 5 रामसर स्थल तो भारत में, लेकिन यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा, अब जो रामसर स्थल की संख्या है वो 89 हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल हैं, यूपी में 10 हैं। ठीक है, भारत अगर रामसर स्थल में आप देखेंगे तो किस नंबर पे आता है? तो भारत तीसरे स्थान पर आता है। तो अब जो रामसर स्थल है कितने हो गए? 89 हो गए। ठीक है, 31 जनवरी 2024 को तो 5 जोड़े गए थे, अभी नए और जोड़े गए हैं, 3 और नए जोड़े हैं गए हैं और 89 हो गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशुओं की प्रति जो क्रूरता निवारण अधिनियम है 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। सेकंड है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक वैधानिक संगठन का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। थर्ड है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किए गए हैं। तो इसमें से बताने कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए, इनको आपको लर्न कर लेना है। 69वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, उनको बताने हैं कौन से करेक्टली मैच्ड है। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, 1972 में आया, सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। फिर है वन अधिकार जो अधिनियम है 2006 में, और प्रतिपूरक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 में। सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी चूज करना है। अगला प्रश्न देखिए, 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये ऑप्शन देख के बताना होगा। पहला स्टेटमेंट है 7 फरवरी 2003 को राष्ट्रीय वन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। सेकेंड, 1950 में कृषि मंत्री के.एम. मुंशी ने अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन शुरू किया था, जो कि वन महोत्सव नाम दिया गया उसे। थर्ड, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में अविभाजित बिहार, जो कि अब झारखंड में है, इसके सिंहभूम जिले में हुई थी।
तीनों स्टेटमेंट अगर देखेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार की गई थी? ये भी याद कर लीजिए, ये 12 मई 1952 को तैयार की गई थी। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रकार का डाउट लगता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है और चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है इन क्वेश्चन से, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन बेहतर ढंग से सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए। पहले भी मैंने कराए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो RO के पैटर्न को समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे UP PCS का एग्जाम हो या RO का हो। ठीक है, दोनों के लिए आपको तैयार करना है। तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेड कोर्स के लिए जो भी बच्चे जानकारी लेना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उन पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।